वेलकम एवरीवन। तो आज हम रोल ऑफ फेट एंड डेस्टिनी इन टेस लाइफ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने अब तक पढ़ लिया था कि उसके साथ जो जो बीती वहाँ पे एलिक के यहाँ जब वो काम कर रही थी तो वो अपनी मदर को जो है सब कुछ बता रही है और किस तरह वो वहाँ से अपनी जॉब छोड़ देती है। तो अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बट हर अनप्रिवेंटेबल सोरोज डू नॉट एंड हेयर। लेकिन उसके जो कभी ना रुकने वाले जो दुख थे, दर्द थे, वो यहीं पे ख़त्म नहीं हुए। द प्रॉब्लम बिकम्स वर्स दैन शी इज़ अनेबल टू हाइड हर प्रेगनेंसी। जब वो वापस आ जाती है जॉब को छोड़ के तो अपने घर वापस, तो वहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बुरी हो जाती है जब वो अपनी प्रेगनेंसी को हाइड नहीं कर पाती। उसका वो रेप ही कर लिया था एलिक ने, और जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। शी इज़ परसुएडेड टू अबॉर्ट हर चाइल्ड बट बीइंग ए मदर शी कैन नॉट अबॉर्ट हर चाइल्ड होम शी लव्स वेरी मच। तो उसके ऊपर उसको बोला गया कि इसको अबॉर्ट करवा दो, लेकिन एक माँ होते हुए उसने उसको अबॉर्ट नहीं करवाया क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। शी नोज़ द बिटर ट्रूथ दैट शी वॉज वेल एज हिज चाइल्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द फैमिली एंड सोसाइटी। उसको अच्छी तरह से पता था इस कड़वे सच का कि उसको और उसके बच्चे को परिवार वाले और सोसाइटी वाले जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज़ कंपैरेटिवली वर्स फॉर ए गर्ल हु इज़ नॉट मैरिड। और ये हर उस लड़की के लिए एक बुरी बात है जो कि अनमैरिड है। विदाउट ए मैरिज हैविंग ए चाइल्ड इज़ सीन एंड क्राइम अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। समाज के अनुसार बिना शादी के एक बच्चा हो जाना किसी लड़की को ये एक पाप है और एक अपराध भी है। इन केस ऑफ टेस शी हैज़ कमिटेड बोथ क्राइम बट नो वन नोज़ द ट्रूथ। और टेस के केस में देखा जाए तो उसने ये दोनों ही क्राइम किए हैं, लेकिन सच्चाई का किसी को नहीं पता। बाय हुक एंड क्रुक शी सक्सीड्स इन गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड। किसी न किसी तरह से वो अपने बच्चों को जन्म देने में कामयाब हो जाती है। बट हर चाइल्ड इज़ नॉट हेल्दी। लेकिन उसका वो जो बच्चा है वो हेल्दी नहीं है। समटाइम्स इट सीम्स दैट गॉड इज़ अगेंस्ट हर विल टू गिव बर्थ टू हर चाइल्ड। और कई बार तो ऐसा लगता था कि जब उसने उस बच्चे को जन्म दिया तो भगवान भी उसके खिलाफ था कि उस बच्चे को भी हेल्दी पैदा नहीं किया। आफ्टर सम डेज हर बेबी चाइल्ड डाइज ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। और कुछ समय बाद उसका बच्चा जो है वो बीमार होकर मर जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ हर सोरोज इंक्रीजेज व्हेन द प्रीस्ट डिनाइज परफॉर्मिंग द लास्ट रिचुअल्स एंड राइट्स ऑफ हर डेड चाइल्ड। और प्रॉब्लम्स तब सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है जब प्रीस्ट भी मना कर देता है कि जो अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स होती हैं किसी की, तो उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने से भी प्रीस्ट ने मना कर दिया था जो जो सेरेमनीज करते हैं उनसे। नो वन हेल्प्स एंड सपोर्ट्स हर बिकॉज सपोर्टिंग एंड परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स ऑफ हर द डिसीज्ड child whose father is not known is considered to be sin and social practice in the established courts of society। कोई उस बच्चे के अंतिम संस्कार में मतलब किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो बच्चा जो था उसके पिता का कुछ नहीं पता था कि कौन है कहाँ है, और वो उसको एक पाप माना जा रहा था। इसलिए बिकॉज द सो कॉल्ड मास्टर्स ऑफ द सोसाइटी हैज़ इस्टेब्लिश द कोड्स ऑफ सोसाइटी। और जो ये समाज के जो ठेकेदार लोग उन्होंने ये कोड्स बनाए हुए हैं कि जिस बच्चे का बाप नहीं होता और बिना शादी के जो बच्चा पैदा हो जाता है वो एक पाप है, ये वो एट्सेट्रा। तो उस बच्चे के अंतिम संस्कार में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। इफ़ दीज कोड्स ऑफ सोसाइटी आर ब्रीच्ड बाई एनी वन ही और शी हैज़ टू फेस द wrath ऑफ सोसाइटी। अगर कोई इन समाज के ठेकेदारों द्वारा बनाए गए जो कोड्स हैं, जो नियम हैं, इनको कोई फॉलो नहीं करता, पूरा नहीं कर पाता, तो उनको सोसाइटी का जो एक बुरा फेस जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। सो नो वन हेल्प्स हर। कोई इसकी हेल्प नहीं करता। बट शी डज नॉट वांट हर चाइल्ड टू लीव दिस वर्ल्ड विदाउट द रिचुअल्स बिकॉज शी बिलीव्स दैट विदाउट सच सो कॉल्ड रिचुअल द चाइल्ड वुड नॉट गेट पीस इन द हेवन। लेकिन वो चाहती थी कि उसका पूरे संस्कारों के साथ अंतिम संस्कार हो, क्योंकि ये माना जाता था कि जिसका भी जो अंतिम संस्कार बिना रीति रिवाजों के होता है उसको शांति प्राप्त नहीं होती। तो वो अपने बच्चे को पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार करना चाहती थी। सो शी परफॉर्म्स ऑल द रिचुअल्स ऑफ हर डेड चाइल्ड ऑन हर ओन। इसलिए उसने सारी जो रिचुअल्स थी, जो रीति रिवाज थे, वो उसने खुद परफॉर्म किए अपने डेड बच्चे के लिए। समथिंग more worse is waiting for her when she decides to leave home in the search of job to sustain and support her family economically। और अब प्रॉब्लम्स और भी प्रॉब्लम्स उसका वेट कर रही होती हैं जब उसको वो घर छोड़ती है जॉब ढूंढने के लिए। अपनी फैमिली को उसने इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, आर्थिक रूप से सपोर्ट करना, तो वो जॉब ढूंढने के लिए अपने घर को छोड़ना चाहती है। इन दिस फेज सम मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस आर विटनेस्ड इन हर लाइफ व्हेन शी मीट्स एंजल क्लेयर हु वर्क्स इन द डेयरी फार्म। और जब वो जॉब ढूंढने के लिए निकलती है घर से, तो कुछ
जो पल खुशियों के उसकी लाइफ में आते हैं जब वो एंजल क्लेयर से मिलती है एक डेयरी फेयर में। एंजल क्लेयर इज़ ए हैंडसम and attractive man whom almost all the women like him, but he gets attracted towards the beauty of Tess। और एंजल इतना अट्रैक्टिव था, इतना हैंडसम था कि सभी औरतें उसको पसंद करती थी और वो टेस के प्रति अट्रैक्टेड था, वो टेस को पसंद करता था। टू सम एक्सटेंट ही फॉल्स इन लव विद हर एट द फर्स्ट साइट ऑफ हर ब्यूटी। उसकी ब्यूटी को देख के वो पहली बार ही उसके प्रति जो है उसके प्रति प्यार में पड़ गया था। देयर इज़ नो डाउट दैट इट इज़ दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन शी फील्स हैप्पीनेस आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ डिप्रेशन। और इतने लंबे समय के डिप्रेशन के बाद ये जो समय था उसके लिए थोड़ा सा खुशियों भरा था। दिस हैप्पी मोमेंट विद एंजल क्लेयर डज नॉट लॉन्ग फॉर लास्ट बिकॉज हर पास्ट लाइफ इज़ होवरिंग ओवर हर लाइक ए घोस्ट। लेकिन ये समय भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि उसका जो पास्ट था, जो उसका एक डार्क पास्ट था, वो अभी भी उसके साथ साथ चल रहा था, उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था एक भूत की तरह। वेन एवर शी स्टेज टाइम विद क्लेयर शी अनसक्सेसफुली ट्राइज टू टेल हिम अबाउट हर पास्ट लाइफ बट कैन नॉट टेल एज शी फील्स फियर एंड बिलीव्स क्लेयर वुड लीव हर आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ऑफ हर लाइफ। जब भी उसको टाइम मिलता वो कोशिश करती थी कि अपने पास्ट के बारे में एंजल को बताए, लेकिन वो डरती थी और उसको डर था, और ये था कि कहीं उसको पता चल गया क्लेयर को तो वो उसको छोड़ ना दे सच्चाई जानकर। समटाइम्स शी थिंक्स दैट क्लेयर वुड नॉट लीव हर एज शी हैज़ डन नथिंग रॉन्ग। और कभी वो सोचती थी, कई बार वो सोचती थी कि वो उसको नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। द इंसिडेंट ऑफ प्रेगनेंसी इज़ जस्ट ए मिस्टेक डन बाई एलेक। जो प्रेगनेंसी का इंसिडेंट था वो एक एलेक के द्वारा की गई गलती थी, उसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती एलेक की थी। बट बीइंग ए ट्रू वुमन टेस डज नॉट वांट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम। लेकिन वो एक सच्ची औरत थी और वो उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी एंजल से। Before they get married, she writes all about her past life in the letter and left the letter in the room of Angel Clare so that he does not feel that she has betrayed him in love। तो एक दिन क्या करती है, एक पेपर पे सब कुछ लिख देती है और उस पेपर को एंजल क्लेयर के रूम में छोड़ देती है ताकि वो उसको पढ़ ले और उसको ये ना हो, उसको बाद में ये फील ना हो कि उसने उसको धोखा दिया है। सब कुछ वो पहले से उसको लेटर में लिख के बता देती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्लेयर डज नॉट गेट द लेटर एंड बोथ गेट मैरिड। लेकिन दुर्भाग्य से वो लेटर जो है उसको नहीं मिलता, वो एक कारपेट के नीचे चला जाता है, घुस जाता है। ये इसमें नहीं लिखा लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो एक कारपेट के नीचे घुस जाता है, जिसकी वजह से वो लेटर उसको मिल नहीं पाता क्लेयर को। और वो जो दोनों जो एंजल है और टेस है वो शादी कर लेते हैं। बोथ द कैरेक्टर्स फील हैप्पी आफ्टर मैरिज एंड गो आउट फॉर हनीमून। बहुत खुश होते हैं और फिर वो हनीमून के लिए भी जाते हैं। व्हेन दे आर ऑन द टॉप ऑफ देयर हैप्पीनेस सडनली ए स्टॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन कम्स इन देयर लाइव्स। और जब वो बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ में तब एक डिस्ट्रक्शन का एक तूफान उनकी लाइफ में आता है एंड डिस्ट्रॉय देयर मैरिज लाइफ। और वो उनकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हेन बोथ द कैरेक्टर डिसाइड टू टेल अबाउट देयर पास्ट सीक्रेट्स। जब दोनों जो लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे को अपने अपने सीक्रेट्स बता रहे होते हैं। पहले एंजल ने स्टार्ट किया था अपने बारे में अपने सीक्रेट्स बताना कि मेरे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है, तो इससे टेस को थोड़ी हिम्मत मिली, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना पास्ट इसको बता दूं, क्योंकि जब इसने बता दिया तो मैं भी बता सकती हूँ। तो इस तरह वो दोनों अपने अपने सीक्रेट्स बताते हैं और सब कुछ उनकी जो मैरिड लाइफ है वो यहाँ से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। टेस अनडाउटेडली एक्सेप्ट्स हिज सीक्रेट रिगार्डिंग हिज अफेयर्स विद ए गर्ल विद एलिक होना चाहिए था यहाँ पे, विद एलिक। तो टेस जो है अपना जो सीक्रेट्स है एलिक के साथ वो एक्सेप्ट कर लेती है अपने अफेयर्स को उसके सामने, एंजल के सामने। द सिचुएशन कम्प्लीटली गेट्स टर्न्ड व्हेन शी टेल हिम दैट एलिक इम्प्रेगनेट्स हर इन हर पास्ट लाइफ। और सिचुएशन जो बिल्कुल बदल जाती है जब वो बताती है कि एलिक ने उसको एलिक की वजह से वो जो है उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। She explained all the circumstances under which she has to undergo, but Angel Claire does not bear this bitter truth and says to her regarding her unavoidable past experience that, oh Tess, forgiveness does not apply to this case। तो अब जब वो उसको सब कुछ बता देती है तो एंजल क्लेयर जो है वो उसको सहन नहीं कर पाता और उसका जो अनअवॉइडेबल पास्ट है एक्सपीरियंस है उसके बारे में वो कहता है कि जो फॉरगिवनेस है हर एक केस में अप्लाई नहीं होती। यानी कि इस केस में फॉरगिवनेस अप्लाई नहीं होती कि तुमने जो ये किया है मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें फॉरगिव नहीं कर सकता। यू वर वन पर्सन नाउ यू आर अनदर। तब तुम एक औरत थी, दूसरी औरत थी, अब तुम दूसरी हो। अब जब तुम्हारे पास्ट के बारे में जब मुझे पता चला तो तुम वो नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था, अब तुम दूसरी औरत हो जो जिसके कैरेक्टर को मैं बियर नहीं कर सकता।
माई गॉड हाउ कैन फॉरगिवनेस मीट सच ए ग्रोटेस्क्यू, तो कि ऐसे ये प्रेस्टिगनेशन एज ए दैट भी इस तरह के क्राइम के लिए, इस तरह के जो तूने काम किया है उसके लिए फॉरगिवनेस कैसे मिल सकती है। एंड डिसाइड्स टू लीव टेस ऑन राइट नाउ, अब उसको वो डिसाइड कर लेता है टेस को छोड़ने की। शी बेग्स टू हिम नॉट टू लीव एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन हर पर्सपेक्टिव बाई सेइंग दैट, वो उससे प्रार्थना करते हैं कि मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़ के मत जाओ, और वो अपनी सफाई देने के लिए कुछ कहती है कि वट आई हैव डन आई हैव नॉट टोल्ड ऑफ एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स विद माई लव फॉर यू, कि मैंने जो भी किया है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार है उस पर कोई फ़र्क पड़ता हो। मतलब मैंने तुम्हें दिखाने के लिए नहीं किया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। वो जो बातें थी वो पहले की थी। यू डोंट थिंक आई प्लान इट डू यू, तुम ये मत सोचो कि मैंने ये सब प्लान किया है। इट इज़ इन योर माइंड वट यू आर एंग्री एट, जिस चीज़ पे तुम गुस्सा हो ये सिर्फ तुम्हारे माइंड में है। एंजल इट इज़ नॉट इन मी, ये मेरे माइंड में नहीं है। ओ इट इज़ नॉट इन मी एंड आई एम नॉट दैट डिसीटफुल वुमेन यू थिंक मी, और मैं वो धोखेबाज औरत नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मतलब मेरी गलती नहीं है ये सब कुछ जो हुआ है, मैंने तुम्हें बताया भी था, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं किया। मतलब जो जो उसने जैसे लेटर लिखा था ये सारी बातें उसने उसको बोली। बट ही डज़ नॉट लिसन टू हर एंड लेफ्ट हर ऑन हर ओन कंडीशन, तो वो लेकिन उसकी नहीं सुनता और उसको उसकी कंडीशन पे छोड़ देता है, उसकी उसी हालत पे छोड़ देता है। मोर ओवर हर डिवोशन ऑफ लव टुवार्ड्स हिम कैन बी ऑब्जर्व व्हेन शी लेट्स हिम टू डिसाइड व्हाट शुड बी her punishment and said I agree to the condition angel because you know best what my punishment ought to be, only don't make it more than I can bear। कि फिर वो अपने प्यार को इस एक तरह से और दिखाती है कि एंजल पे छोड़ देती है कि चलो जो तुम्हें मेरे लिए पनिशमेंट ठीक लगे वो मुझे दे दो, क्योंकि तुम ज़्यादा जानते हो कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ। इवन ही डज़ नॉट थिंक वट वुड हैपन विद हर वैन ही लीव्स हर, लेकिन उसने उसकी इन बातों पे कोई भी विश्वास नहीं किया और उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। फ्रॉम हेयर द फेस ऑफ सेकेंड लाइफ एज वेल एज हर मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस गेट्स एंडेड हर एंड स्टार्ट्स हर लास्ट फेज ऑफ सफरिंग एंड डेथ, और इस यहाँ से उसकी जो सफरिंग्स हैं उसका दूसरा फेज स्टार्ट होता है। जो हैप्पी मोमेंट्स थे उसकी लाइफ में वो बस यहीं तक थे और जो ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ व्हेन हर सफरिंग एंड पेन रीचेज द कल्मिनेशन फ्रॉम वेयर इज़ नो टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। ये उसकी लाइफ का सबसे जो लास्ट सफरिंग पॉइंट है, और यहाँ पे ये जो सफरिंग है उसकी लाइफ की इसका कोई टर्निंग पॉइंट भी नहीं है। मतलब ये दुख में ही वो मर जाती है, मर नहीं जाती, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। व्हेन एंजल क्लेयर लीव्स डेथ शी स्टार्ट्स बिलीविंग दैट हर हस्बैंड वुड कम टू हर वन डे एंड दे वुड यूनाइट फॉर एवर, और जब उसको छोड़ के चला जाता है तो वो सोचती है कि एक दिन वो वापस आएगा और वो फिर से मिल जाएंगे। देयर इज़ नो डाउट दैट दे गेट यूनाइटेड फॉर सम टाइम, और ऐसा हुआ भी, कुछ समय के लिए वो मिले भी दोबारा, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए था, 6 दिन कुछ। When Claire is far away in Brazil, she writes many letters to explain her traumatic and disastrous circumstances in which she has to live for long time। जब वो ब्राज़ील चले जाता है उसको छोड़ के, जब वो ब्राज़ील में होता है तो उसको कई बार लेटर्स लिखती है और अपनी जो ये ट्रोमेटिक और डिजास्टर्स सर्कमस्टेंसेज हैं उनके बारे में बताती है। मतलब उसका जो पीड़ादायक दुखदायक त्रासदी भरा जो जीवन है उसके बारे में वो उसको लेटर लिख लिख के बताती है। एलिक कम्स अगेन इन हर लाइफ टू मैरी हर। एलिक का फिर से, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है एंजल का, तो लेकिन एलिक फिर से उसकी लाइफ में आ जाता है जो उससे दोबारा शादी करना चाहता है। ही इज़ वेरी पोजेसिव टुवर्ड्स टेस एंड कैन नॉट बियर एनी पर्सन इन द लाइफ ऑफ टेस, और जो है वो टेस को लेके अभी भी पोजेसिव है और टेस की लाइफ में वो और किसी पर्सन को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ हर लाइफ ही एंटर्स इनटू हर लाइफ अगेन एंड ऑफर्स हर फॉर मैरिज बट शी डिनाइज द ऑफर, और जब उसको उसकी करंट स्टेटस का पता चलता है कि आजकल इसकी हालत क्या है तो वो फिर से उसको मैरिज के लिए ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। ही इज़ ऑब्वियस ऑफ द फैक्ट दैट टेस टेल्स क्लियर अबाउट हर सफरिंग थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर। अब ये जो उसकी लाइफ में और भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि दोबारा एलेक उसकी लाइफ में आ गया है, तो ये चीज़ भी उसने लेटर में लिख के जो है एंजल क्लेयर को बता दी थी कि बहुत अगर या तो तुम आ जाओ नहीं तो वो होने वाला है जो सबसे बुरा है। सो ही हाइड्स ऑल द लेटर्स रिटन बाय टेस टू क्लियर सो दैट क्लियर डज नॉट द सर्कमस्टांसिस इन विच टेस हैज़ टू अंडरगो। लेकिन ये क्लियर क्या करता है, ये एलिक क्या करता है, उन सारे लेटर्स को छुपा देता है, एंजल तक पहुंचने ही नहीं देता। टू सम एक्सटेंट एलिक गेट्स सक्सीडेड इन हिज प्लान ऑफ हाइडिंग हर लेटर्स।
मतलब वो कामयाब भी हो जाता है इन लेटर्स को छुपाने में, मतलब एंजल को तो पता ही नहीं चलता। नाउ द उसके बाद जो लेटर लिखे उसने, नाउ द स्टेज हैज़ कम बियॉन्ड विच शी कैन नॉट वेट फॉर एलिक बट ही डज नॉट कम टू हर। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो एलिक के लिए वेट नहीं कर सकती, एंजल के लिए आना था, एंजल के लिए वेट नहीं करती, और क्योंकि अब वो आने ही नहीं वाला है। बट द आयरनी इज़ दैट शी डज़ नॉट नो दैट हर लेटर्स डज नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन। और क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो लेटर्स उसके तक, उसने सोचा कि लेटर्स उसके तक पहुंच गए हैं, लेकिन वो लेटर पढ़ के भी वो नहीं आया, तो उसको नहीं पता था कि वो लेटर उसके तक पहुंचे ही नहीं है। फाइनली शी टेक्स द डिसीजन ऑफ मैरिज एंड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एलिक। और फिर फाइनली क्या करती है, एलिक का जो ऑफ़र है मैरिज के लिए वो एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसने सोचा कि लेटर्स पढ़ने के बाद भी एंजल जब वापस नहीं आया तो वो अब वो नहीं आएगा। शी नोज़ द ट्रूथ दैट शी डज़ नॉट लव एलिक बट टू सस्टेन हर लाइफ शी हैज़ टू मैरी एलिक। उसको पता है कि वो उससे प्यार नहीं करती एलेक्स से, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए, जैसे वो भूखी मर रही थी बिल्कुल, या फिर बिल्कुल बुरा जीवन था उसका, समाज में भी लोग उसको, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी की थी, तो वो अपने आप को बचाने के लिए एलेक्स से शादी कर लेती है। मोर ओवर शी डज़ नॉट हैव अदर ऑप्शन एक्सेप्ट मैरिंग हिम। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। इफ़ एंजल क्लेयर डज़ नॉट डिसाइड टू लीव अलोन नो सच कंडीशन वुड अराइज। इससे बुरी कंडीशन क्या होगी जब एंजल क्लियर ही उसको छोड़ के चला गया है तो। इवन टेस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। और जबकि इसमें टेस की कोई गलती नहीं है। हर फ्रस्ट्रेशन एंड पेन टुवर्ड्स एंजल बिकम्स क्लियर व्हेन शी रीड्स द लाइन विच शी राइट इन द लेटर टू एंजल बाई सेइंग। अब उसने एक लाइन लिखी है लेटर में, उस लाइन से हमें पता चल जाता है कि वो कितनी पेन में और कितनी फ्रस्ट्रेशन में है। एंजल को उसने एक लेटर लिखा था, उसने लिखा है, ओ वाई हैव यू ट्रीटेड मी सो मॉन्स्ट्रसली एंजल। तुमने मेरे साथ ऐसा राक्षसों जैसा व्यवहार क्यों किया एंजल। डू नॉट डिज़र्व इट, आई डू नॉट डिज़र्व इट। मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ। आई हैव थॉट इट ऑल ओवर केयरफुली एंड आई कैन नेवर फॉरगिव यू। मैंने इसके ऊपर बहुत कुछ सोचा, मेरी गलती क्या थी, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। यू नो दैट आई डिडंट नॉट इंटेंडेड टू रोंग यू। तुम्हें पता है कि मेरा इरादा कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का नहीं था। वाई हैव यू सो रोंग मी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यू आर क्रूअल, तुम दुष्ट हो, क्रूअल इंडीड, बहुत दुष्ट हो। आई विल ट्राई टू फॉरगेट यू, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगी। आई इज़ ऑल इनजस्टिस आई हैव रिसीव्ड एट योर हैंड्स, मुझे तुम्हारे हाथों भी हमेशा अन्याय ही मिला है। मतलब तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी दुखी थी। इफ़ टेस कैन अनडाउटेडली एक्सेप्ट क्लियर्स अफेयर विद ए गर्ल, देन वाई क्लियर डज नॉट एक्सेप्ट हर ट्रूथ ऑफ हर रिगार्डिंग हर प्रेगनेंसी। अच्छा, वो ऊपर जो गर्ल वाली लाइन थी ना, उसमें ये था कि जो वो एंजल है वो टेस के सामने एक लड़की के साथ अपने अफेयर को एक्सेप्ट कर लेता है कि पास्ट में मेरे भी एक लड़की के साथ ऐसे ऐसे रिलेशन थे। तो उसने सोचा कि जब मैंने तुम्हारे अफेयर को एक्सेप्ट कर लिया तो एंजल ने मेरे जो प्रेगनेंसी वाला इंसिडेंट था उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। फाइनली टेस मैरिज विद एलिक एंड लीड्स एन अनसक्सेसफुली मैरिड लाइफ। तो फाइनली वो उसके साथ शादी कर लेती है एलिक के साथ, और अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ उनकी चलती है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं, बस ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ था जो भी हुआ था। सडनली न्यू एंड डिस्टर्बिंग टर्न नॉक्स एट द डोर ऑफ हर लाइफ। फिर से एक डिस्टर्बिंग टर्न आता है उसकी लाइफ में। व्हेन एंजल क्लेयर अपीयर्स इन द लाइफ ऑफ टेस, जब एंजल क्लेयर आ जाता है वापस। बोथ एंजल क्लेयर एंड टेस गेट सरप्राइज टू सी ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। बिकॉज बोथ हैव नो होप ऑफ सी एंड मीट ईच अदर अगेन, क्योंकि ईच अदर अगेन मीट ईच अदर अगेन, कि दोनों को ही कोई उम्मीद नहीं थी कि वह दोबारा मिलेंगे। व्हेन ही कम्स टू नो दैट शी इज़ वाइफ ऑफ एलिक ही डज नॉट से एनीथिंग एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। और जब उसको पता चलता है कि एलिक की वाइफ है तो वो कुछ भी नहीं बोलता और उस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेता है। अगेन क्लियर डिसाइड टू लीव हर विद एलिक टू लीड ए मैरिड लाइफ। फिर वो उसको छोड़ के चला जाता है कि चलो एलिक के साथ अपनी मैरिड लाइफ अपना लीड करो। आफ्टर मीटिंग विद क्लेयर शी गोज़ टू हर बेडरूम। वो जो टेस है क्लेयर से मिलने के बाद, जब एंजल क्लेयर उसको छोड़ के चला जाता है दोबारा से, तो वो अपने बेडरूम में जाती है। व्हेन शी ओपन्स द ड्रॉर शी गेट्स सरप्राइज टू सी द लेटर इन द बॉक्स विच शी राइट्स टू क्लियर। और वहाँ पे वो उन लेटर्स को देख के सरप्राइज हो जाती है जो उसने क्लियर को लिखे थे। नाउ शी कम्प्लीटली फैदम्स द ऑल सिचुएशन दैट क्लियर डज नॉट कम टू हर बिकॉज द लेटर शी राइट्स डू नॉट रीच टू क्लियर। अब उसको सब कुछ समझ में आ गया है कि एंजल उसके पास वापस क्यों नहीं आया था, क्योंकि उसको कोई लेटर नहीं मिला था।
एलिक हाइड्स ऑल द लेटर, एलिक ने जो है सारे लेटर्स को हाइड कर दिया था। शी बिलीव्स दैट एलिक इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हर सफरिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू एंड। अब उसको विश्वास तो पहले से ही था, पक्का विश्वास हो गया कि शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी जो सफरिंग्स हैं उनका सबका रिस्पॉन्सिबल एलिक है। नाउ शी डिसाइड्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम एलिक एंड किल्स हिम इन रेज, और अब वो उससे बदला लेने का डिसाइड करती है और गुस्से में उसको मार देती है। आफ्टर किलिंग एलिक, टेस मीट्स विद एंजल क्लेयर एंड स्पेंड्स सम मेमोरेबल मोमेंट विद हिम। फिर वो भाग के उसके पीछे पीछे जाती है, एक जंगल में उसको ढूंढ लेती है और कुछ समय वो दोनों मिलके एक मेमोरेबल मोमेंट यानी कि कुछ 6-7 दिन वो इकट्ठे रहते हैं। बहुत अच्छा टाइम है ये उनकी लाइफ का, बहुत बढ़िया। शी ट्राइज टू मेक द लास्ट ऑफ हर मीटिंग विद हिम ए मेमोरेबल मोमेंट बिकॉज शी नोज दैट ट्रूथ आफ्टर दिस हाउस शी वुड डेफिनेटली नॉट बी एबल टू कंटिन्यू हर लाइफ विद हिम ड्यू टू द मर्डर ऑफ एलिक। उसने कहा कि अगर हम एक बार ये हमारा जो ट्रूथ है, मेरा जो ट्रूथ है कि मैंने उसको मार दिया, किसी के सामने आ गया, तो दोबारा उनको ये मौका नहीं मिलने वाला है। फाइनली शी हैंग्ड फॉर मर्डरिंग हिम, और लास्ट में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है। हाँ, after observing all the tragic and sorrowful experiences of Tess, it can easily be concluded that the life of Tess is controlled and directed by the fate. इन सारी चीज़ों को देखते हुए लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि टेस की जो लाइफ है वो भाग्य के द्वारा कंट्रोल्ड थी। एवरी एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ इज़ प्री प्लान्ड। उसकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट जो हर एक पहलू जो है वो प्री प्लान्ड था भाग्य के द्वारा, भगवान के द्वारा, बाय फेट और डेस्टिनी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हर लाइफ शी डज नॉट एक्सपीरियंस ए सिंगल डे ऑफ हैप्पीनेस इन हर लाइफ। शुरू से लेके अपनी लाइफ की बिगिनिंग से लेके और एंडिंग तक उसने एक सिंगल डे भी हैप्पीनेस का नहीं देखा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग सो दैट द टेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रेजिक एंड अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में सबसे जो मोस्ट मेमोरेबल ट्रेजिक और दुर्भाग्यशाली कैरेक्टर है वो टेस का है। While reading the story of Tess, the readers do not feel that they are just reading about a fictional character in the novel. जब टेस के बारे में पढ़ रहे होता है रीडर, तो वो एक ये नहीं सोचता कि ये कोई काल्पनिक कैरेक्टर है, वो रियल लगता है सबको, उसकी पेन जो है वो रियल में फील होती है रीडर को। Undoubtedly her unstoppable suffering and endless pain make her unique character. तो निस्संदेह उसका जो अनस्टॉपेबल सफरिंग है और एंडलेस पेन है उसकी लाइफ की, वो उसको एक यूनिक कैरेक्टर बना देती है। मोर पेनफुल थिंग इन द नॉवल इज़ दैट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग डूइंग, बट शी हैज़ टू फेस एंड एक्सपीरियंस एक्सेसिव एंड अनजस्टिफाइड सिचुएशन इन हर लाइफ। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि उसके साथ जो भी हो रहा है, जो भी उसके साथ बुरा हो रहा है, उनमें से वो किसी एक चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उसको परिणाम जो है वो हमेशा एक्सेसिव और अनजस्टिफाइड जो है वो भुगतने पड़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, फेट परफॉर्म्स ए सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ए प्योर वुमेन। बल्कि एक पवित्र औरत के जीवन में भाग्य ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। शी डज नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड टू चेंज हर फेट, बट शी डू नॉट नो दैट शी इज़ नथिंग बट जस्ट ए पान इन द हैंड ऑफ फेट। उसने अपने जो है फेट को सुधारने का, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत सुधारने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन उसको पता था कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ भाग्य के हाथ की एक कठपुतली है। इट मे बी सेड दैट गुडनेस इन हर कैरेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सफरिंग बिकॉज, और ये भी कहा जा सकता है कि उसकी लाइफ में जो सफरिंग्स हैं उसका रिस्पॉन्सिबल उसकी अच्छाई भी है। एंड शी गेट्स फेल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ह्यूमन, अपनी अच्छाई के कारण वो जो बुरा इंसान है उसके नेचर को नहीं समझ पाई। वो सोचती है कि सारी जो उसके अंदर अच्छाइयाँ थी, वो ये सोचती थी कि सब के सब मेरे जैसे हैं, अच्छे हैं। उसको बुराई वाले पहलू का तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो खुद अच्छी थी, और इसी के कारण उसको ये सारे दुख मिले हैं। वट एवर द रीज़न इज़ बिहाइंड हर पेन, इट इज़ क्लियर दैट द एक्सपीरियंस ऑफ हर लाइफ अंडर विच शी हैज़ टू अंडरगो आर ट्रॉमेटिक एंड डिजास्टर्स। और रीज़न कोई भी हो उसके दुख का, लेकिन ये क्लियर है कि जो उसकी लाइफ थी वो बहुत ही ट्रॉमेटिक थी और डिजास्टर्स थी, बहुत पीड़ादायक थी, मतलब बहुत दुखदायक उसकी लाइफ थी।